नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। शुरुआत बड़ी खबर से, सियासी गलियारे से बड़ी खबर है। यूपी विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर। 10 में से 6 सीटों पर एसपी ने प्रत्याशी उतारे हैं। करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट मिला है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। वहीं मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यूपी की 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव भी होने हैं और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। तारीखों का ऐलान होने से पहले ही 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। और ये वो लिस्ट उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर, जिसमें तेज प्रताप यादव को करहल से उतारा गया है। और जो नाम हैं उसमें कई सारे पुराने नाम ही रिपीट किए गए हैं। नसीम सोलंकी को सीसामऊ से, मुस्तफा सिद्दीकी को भी उतारा गया है। कई सारे उम्मीदवारों के नाम जो 6 उम्मीदवारों के नाम वो आप लिस्ट में देख पा रहे हैं। मिल्कीपुर हो, कटेहरी हो, इन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाया गया है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कटेहरी से शोभावती को, मंझवा से डॉक्टर ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। यूपी विधानसभा में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी में समाजवादी पार्टी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, उसके बाद से ज़रूर बीजेपी के लिए एक चुनौती ये है कि इन 10 सीटों पर जीत हासिल करे। और समाजवादी पार्टी यूपी में लोकसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहराने की मूड में है और इस लिहाज से ये बाजी मार ली है उम्मीदवारों के ऐलान के साथ। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने इन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें करहल सीट से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। वहीं मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। कटेहरी से शोभावती वर्मा को टिकट मिला है। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, जो 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है उसमें खास क्या है, और ये समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं बाजी मार ली उम्मीदवारों के नामों के ऐलान में? बिल्कुल, देखिए कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के नतीजे आए और अखिलेश यादव कभी हाँ और कभी ना का गठबंधन जो उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रहा था, उस पर उन्होंने एक तरह से अपना फैसला शुरू सुना दिया है। यानी सीटें जारी करके, लिस्ट जारी करके 6 सीटें, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिनमें से 6 सीटों के प्रत्याशी उन्होंने जारी कर दिए हैं, जिसमें से 2 वो सीटें हैं जो कांग्रेस अपने खाते में मांग रहा था। यानी फूलपुर और मझुआ, ये 2 सीटें कांग्रेस शुरुआती दौर से जो बातचीत हो रही थी उसमें मांग रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जो लिस्ट जारी की गई उसमें इन दोनों सीटों पर भी प्रत्याशी जारी कर दिए गए हैं। क्या होता है आगे ये देखना होगा। गठबंधन की बातचीत होती है, क्या नामों में बदलाव होता है या फिर कांग्रेस के साथ के बिना ही समाजवादी पार्टी उपचुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ती है। और दिलचस्प बात यह कि चाहे करहल सीट हो, अखिलेश यादव की अपनी सीट, उनके जो परिवार के ही सदस्य और भाई तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले उनका नाम कन्नौज में भी लिया गया था जब अखिलेश यादव शुरुआती दौर में चुनाव नहीं लड़ने के मूड में थे, और अब वो करहल की सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अखिलेश यादव की सीट पर। इसके अलावा जी। अवधेश प्रसाद के बेटे, जो उनकी अपनी सीट थी मिल्कीपुर अयोध्या की सीट, लोकसभा सीट अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा, जो अब वो सांसद होने की वजह से खाली थी, जहां बाई इलेक्शन होना था, वहां पर उनके बेटे अजीत प्रसाद चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह कटेहरी की बात करें तो कटेहरी में लालजी वर्मा की पत्नी को मौका मिला है, और कानपुर की जो सीसामऊ सीट है वहां से इरफान सोलंकी जो विधायक थे, जो जेल में थे, उनकी पत्नी को दिया गया है टिकट। तो सीधे तौर पर कहा जाए तो वाइसा वर्षा करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। यानी जो प्रत्याशी सांसद बन गए या किन्हीं कारणों से जेल में या फिर किसी और वजह से चुनाव नहीं लड़ रहे, उनके ही परिवार में किसी को मौका दिया गया। और अब बाकी जो 4 सीटें हैं वो भी उनका ऐलान कब तक होता है। और ये बिल्कुल सही है कि जल्द ही बाई इलेक्शन का जो डेट्स हैं उसको भी फाइनलाइज चुनाव आयोग करेगा। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र और बाकी राज्यों में जो चुनाव होने हैं उनकी डेट्स के साथ ही उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन का जो
समय है वो भी निर्धारित होगा और उसी के साथ यहाँ पर भी जो डेट है वो औपचारिक तौर पर उनकी घोषणा की जाएगी। जी जी बिल्कुल अभिषेक, और इसमें जैसा आपने कहा कि जो सांसद बन गए उन्हीं के परिवार के सदस्यों को उतारा गया है बतौर उम्मीदवार। लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात अगर हम करें तो क्या अब समाजवादी पार्टी ने एक संकेत दे दिया है कि भाई आप गठबंधन करें ना करें हम तो उतरेंगे, और ये 4 सीटें अगर हम छोड़ दे रहे हैं तो 4 सीटें इसलिए छोड़ी गई हैं कि अभी भी कांग्रेस को गुंजाइश दी गई है, मौका दिया गया है कि अभी भी अगर आप सोच विचार रहे हैं तो 2-3 सीटें ले सकते हैं आप। बिल्कुल, देखिए राजनीति में, आम जिंदगी में तो नहीं, लेकिन हाँ राजनीति में हर रिश्ता फायदे नुकसान पर पूरी तरह टिका है, खासतौर पर राजनीतिक दलों के लिए। और कांग्रेस का साथ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के लिए करिश्माई था भारतीय समाजवादी पार्टी के लिए। समाजवादी पार्टी अर्श से फर्श से अर्श पर आकर खड़ी हो गई, माफ कीजिएगा, और देश की तीसरे नंबर की राजनीतिक पार्टियों में नाम शुमार होने लगी। लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का गठबंधन, कांग्रेस का साथ वो कमाल नहीं कर पाया। अखिलेश यादव इस बात को बिल्कुल देख रहे थे और कांग्रेस जो 5 सीटें मांग रही थी उपचुनाव में वो हजम नहीं कर पा रहे, इसीलिए उन्होंने तय कर लिया है, ऐसा लग रहा है इन सीटों के जो लिस्ट जो सामने की गई है, यानी प्रत्याशियों की जो घोषणा की गई है इससे, कि गठबंधन अगर होगा भी तो ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव मौजूद होंगे और पीछे की सीट पर कांग्रेस होगी। तो ये उन्होंने बता दिया है 6 सीटें ऐलान करके, 4 सीटें बची हैं। 4 सीटों में से हो सकता है कोई बार्गेन गेम हो कांग्रेस की तरफ से और आगे बातचीत हो, लेकिन हाँ ये साफ है कि शर्तें समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से रखेगी और कांग्रेस अगर मानती है तो ये गठबंधन हो सकता है आगे चले। ये जरूर है कि एक बड़े कैनवस पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन जो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए फायदेमंद साबित हुआ, वो गठबंधन बाई इलेक्शन में भी वैसे ही फायदेमंद, क्योंकि सीधे तौर पर कहा जाए तो कांग्रेस की तरफ जो झुकाव वोट बैंक का शुरू हुआ उत्तर प्रदेश में, या कहा जाए एक नई तरीके की वोट पॉलिटिक्स शुरू हुई, या कहा जाए एक नया कार्डर वोट खड़ा होने लगा, जी वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कॉम्बिनेशन की वजह से। चलिए, तो समाजवादी समाजवादी पार्टी ने पार्टी तो बाजी मार लिया अभिषेक। एक बड़ी बात यह है बीजेपी के लिए, बीजेपी चूंकि लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन खराब रहा था यूपी में, उसके बाद एक बड़ी चुनौती है कि इन 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में प्रदर्शन बेहतर करे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार इन जगहों पर, इन क्षेत्रों में दौरा भी कर रहे हैं जहां जहां उपचुनाव होने हैं, और आप कार्यकर्ताओं को भी लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। लिस्ट आने में देरी बीजेपी में क्यों हो रही है फिर? बिल्कुल, बीजेपी जिस तरह से काम करती है, वो समीकरणों को, बाकी सारी बातों को ध्यान में रखकर सधी हुई पॉलिटिक्स का जीता जागता नमूना भारतीय जनता पार्टी देती हुई नजर आई है। और यही वजह है कि जल्दबाजी में किसी चुनाव के नतीजे या फिर किसी को जवाब देने की पॉलिटिक्स के अलावा अपने लिए बेहतर और मुफीद समय देखकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और यही एक बड़ी और जिम्मेदार पार्टियों की तरफ से मैसेज भी दिया जाता है। तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में मनन चिंतन का दौर अब अंतिम चरण पर चल रहा है। कुछ समय पहले मुख्यमंत्री आवास पर बाकायदा बैठक भी हुई और सीधे तौर पर कहा जाए तो अब इस बाई इलेक्शन की कमान सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। और यही वजह है कि उनके ताबड़तोड़ दौरे, उनके ताबड़तोड़ कार्यक्रम और अलग अलग तरीके से योजनाओं से जोड़ना लोगों को कई सारे दौर में देखा गया। और खासतौर पर अयोध्या में चुनाव के नतीजों के बाद उनके कई सारे दौरे देखने को मिले। संतों से मुलाकात, प्रबुद्ध वर्ग से मुलाकात, आम जनता की परेशानियों को सुनना। सीधे तौर पर एक बात वो समझाना चाह रहे थे कि उन सीटों पर जहां पर इस तरह के वोट या समीकरण बदले या वोट पोलराइज हुआ, जी उसके कारण और जनता के बीच जाकर उनकी समस्या उनके घर तक पहुंच कर सुनना। तो सीधे तौर पर अब कमान उन्होंने अपने हाथ में ली है। हर सीट पर कौन मुफीद होगा समीकरणों के हिसाब से, जातिगत आधार पर और वोट बैंक की पॉलिटिक्स को समझते हुए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद कैंडिडेट कौन हो सकता है, इन सारी बातों को समझा गया है। नाम भेजे गए हैं केंद्रीय कमेटी को। जल्द ही चयन कमेटी अपने नाम पर मुहर लगाती हुई नजर आएगी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी लिस्ट उम्मीद की जा सकती है कि जल्द ही जारी होगी। ठीक है अभिषेक, मिल्कीपुर एक बहुत अहम सीट है क्योंकि लोकसभा चुनाव में यूपी में कई सीटों पर हार हुई बीजेपी की, लेकिन अयोध्या से मैसेज जो गया, वहां पर अवधेश प्रसाद अगर चुने गए फैजाबाद से,
तो ये एक बड़ा मैसेज गया। जो उसके बाद से आप जैसा कह रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या दौरा कर भी रहे हैं। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव भी एक अहम है। इन 10 में से एक सीट मिल्कीपुर से भी एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से होगी। वो भी तब जबकि अवधेश प्रसाद चुने गए सांसद के तौर पर और अब अजीत प्रसाद पर भरोसा जताया गया। अगर अजीत प्रसाद मिल्कीपुर से फिर बाजी मार लेते हैं तो एक और मैसेज आएगा। बिल्कुल अग्नि परीक्षा के तौर पर अगर अयोध्या की सीट की बात करें तो कहना गलत नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बिल्कुल अग्नि परीक्षा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार वहां पर कई कार्यक्रम कर चुके हैं, दौरे कर चुके हैं और अब चुनावी बिगुल फूकने के बाद और भी बड़े कार्यक्रम देखने को मिलेंगे, आयोजन देखने को मिलेंगे। चाहे वो कार्यकर्ता सम्मेलन हो, कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने के अभियान हो, इन सब के अलावा मुख्यमंत्री के व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों से मुलाकात के कई सारे दौर देखने को मिले और संतों की परेशानियां हो, मंदिरों से जुड़े हुए वहां पर रोड और ठीक है। जो कहा जा रहा था कि ट्रैफिक से जुड़ी हुई परेशानी, उसको खुद उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया। ठीक तो है। सीधे तौर पर अग्नि परीक्षा है, देखना होगा क्या होता है। अब समाजवादी पार्टी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं, जल्द ही कांग्रेस को लेकर उनके गठबंधन की भी जो डोर है वो ठीक है। गांठ में तब्दील होती है या बंद कर स्मूथ चलती है, ये भी देखना होगा। और भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते कब तक खोलती है। बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं उनमें से 6 पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। कांग्रेस से